हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, गुइडो बेलिडो को पेरू के नए पीएम के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में पेरू के नए प्रेसिडेंट बने थे पेड्रो कैस्टिलो और इन्होंने ही पेरू के नए पीएम के रूप में गुइडो बेलिडो को नामित किया है। पेरू की बात करें तो पेरू की राजधानी है लीमा और पेरू में करेंसी क्या चलती है? यहाँ करेंसी चलती है फोल। नेक्स्ट याद रखिएगा कि पेरू विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चिली। ये भी याद रखिएगा। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची नौकायान झील टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा। पेरू के राष्ट्रपति हो जाएंगे पेड्रो कैस्टिलो और यहाँ के पीएम हो जाएंगे गुइडो बेलिडो। याद रखिएगा। ऑप्शन पे है इफाक हर्जोग। ये हाल ही में इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। नेप्ताली बेनेट इजराइल के 13वें पीएम के रूप में बने हैं। नेप्ताली बेनेट, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी सेवा में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सरकारी सेवा में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। अब सरकारी सेवाओं में चाहे ट्रांसजेंडर किसी भी कैटेगरी से हो, अब उनको 1% आरक्षण प्रदान किया जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। अब यह कर्नाटक के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो कर्नाटक के बारे में बात करें तो इंडिया के मैप में कर्नाटक स्थित है। यह एक भारत का दक्षिणी राज्य है। यहाँ पास आपको मिलेगा कर्नाटक और इसकी उत्तरी सीमा गोवा के साथ लगती है और पूर्वी सीमा आंध्र प्रदेश के साथ और दक्षिणी सीमा केरल के साथ और इसकी पश्चिमी सीमा अरेबियन सी के साथ लगती है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बसवराज बोम्मई। BF येदियुरप्पा की जगह इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था और BF येदियुरप्पा जी के कार्यकाल में बसवराज बोम्मई यहाँ के गृह मंत्री थे कर्नाटक के। नेक्स्ट बात करें कि कर्नाटक के हाल ही में नए गवर्नर बनाए गए हैं, वो कौन है? थावर चंद्र गहलोत। ये भी याद रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे अंतरिक्ष शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसरो का जो हेडक्वार्टर है यहीं स्थित है। नेक्स्ट बात करें कर्नाटक के बारे में ही तो आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और नागर होल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये सभी कर्नाटक में ही स्थित है। यक्षगान नृत्य कहाँ का है? तो फेमस नृत्य है यह कर्नाटक का ही। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो फारावती नदी कर्नाटक में ही स्थित है। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें कर्नाटक के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में तो हुबली रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। 1505 मीटर है इसकी लंबाई। नेक्स्ट बात करें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन, पहला संस्करण कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर में किया गया था। ये भी याद रखिएगा। कर्नाटक का जो नया जिला बनाया गया है वो कौन सा है? विजयनगर को कर्नाटक का नया जिला बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ऑप्शन पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोला गया है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केरल के बारे में बात करें तो केरल ट्रांसजेंडरों के लिए आयु सीमा समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है। अब आयु सीमा क्या होता है कि ट्रांसजेंडर जो हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केरल राज्य सरकार ने उनकी आयु सीमा समाप्त कर दी है। और एक और याद रखिएगा कि 2015
2015 में ट्रांसजेंडर नीति घोषित करने वाला भारत का पहला जो राज्य था वो था केरल, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है तेलंगाना। तेलंगाना में भारत का पहला ट्रांसजेंडर डेफ कम्युनिटी खोला गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह कोविड के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है ऑप्शन सी भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। और ये कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इन्होंने टीका में तेजी लाने के लिए 55 टीकाकरण केंद्र खोले थे। नेक्स्ट बात करें भुवनेश्वर बनाए, तो भुवनेश्वर को भारत के मंदिरों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। और एक है भुवनेश्वर और कटक को उड़ीसा का क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर के रूप में भी जाना जाता है। भुवनेश्वर से याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का पहला फायर पार्क का उद्घाटन सीएम नवीन पटनायक जी द्वारा कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में ही। भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया या स्थापना कहाँ की गई? तो ये भुवनेश्वर में ही। भारत में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर में ही आयोजित किया गया था, ये याद रखिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला बीजू पटनायक स्टेडियम में खेला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यह 15वां संस्करण होगा। नेक्स्ट बात करें उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के जो सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। राजधानी क्या हो जाती है उड़ीसा की? तो वो भुवनेश्वर हो जाती है। नेक्स्ट बात करें कि उड़ीसा के करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो मुखौटा अभियान उड़ीसा सरकार द्वारा ही चलाया गया था कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए। अगला जो है आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ही कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए इसके तहत 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए। नेक्स्ट याद रखिएगा कि राजा परवा महोत्सव एक फसल त्योहार है और ये कहाँ बनाया गया है? तो ये उड़ीसा में ही बनाया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा मधु बाबू पेंशन योजना, इसके तहत पहले क्या था? बूढ़े लोगों को और विधवा लोगों को दिया जाता था पेंशन, लेकिन अब इसके तहत ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया है। मिशन शक्ति योजना ये गांव-गांव में महिलाओं को प्रशिक्षित करता है इस योजना के तहत। और मिशन शक्ति योजना जो लॉन्च की गई है ये उड़ीसा सरकार द्वारा ही शुरू की गई है, ये भी याद रखिएगा। आकाश मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के ITR रेंज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से क्या किया गया है? प्रशिक्षित किया गया है या परीक्षण किया गया है आकाश मिसाइल का। नेक्स्ट बात करें उड़ीसा के बाद, उड़ीसा का एक शहर है पुरी ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इसके तहत 24 घंटे सातों दिन नल से पानी का सप्लाई किया जाएगा स्वच्छ रूप से। तो उड़ीसा के बारे में ये था कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी इस्तेबान ओकान ने 78वें हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है लुइस हैमिल्टन को हरा करके। अब नेक्स्ट बात करें 2021 में जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है, ब्रिटेन से हैं। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब।
और नेक्स्ट बात करें कि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो फर्जियो पेरोज ने जीता है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। और एक याद रखिएगा, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है, तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा, तो इसका जो राइट आंसर जगह अपना देश इंडिया अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें भारत मुख्यतः समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद पर केंद्रित रूप से अध्यक्षता करेगा और संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं TN मूर्ति इसमें भाग लेंगे यूएनएससी के अध्यक्षता में। नेक्स्ट बात करें कि यूएनएससी है क्या, तो यूएनएससी का जो फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है, दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसका उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करें कि इसका जो पहला सत्र आयोजित किया गया था 1946 लंदन में आयोजित किया गया था। यह जो यूनाइटेड नेशन है उसके 6 अंगों में से एक अंग है यूएनसी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट बात करें कि यूएनएससी में कितने सदस्य होते हैं, तो 15 कुल सदस्य हैं और इसमें से जो 5 हैं वो स्थायी सदस्य हैं और जो 10 हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों की बात करें दोस्तों तो इन्हें 2 वर्ष के लिए चुना जाता है और भारत को जो इस वर्ष अस्थायी वर्ष के लिए चुना गया था सदस्य के लिए वो 1 जनवरी 2021 को चुना गया था। और नेक्स्ट बात करें कि यह 2023 तक यूएनएससी का क्या रहेगा, अस्थायी सदस्य रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो 5 स्थायी सदस्य हैं। पहला तो हो जाएगा रशिया, दूसरा हो जाएगा फ्रांस, तीसरा हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, चौथा हो जाएगा यूएसए और पांचवा जो हो जाएगा चाइना। ये पांचों देश यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य देश हैं। भारत क्या है, भारत एक अस्थायी सदस्य है यूएनएससी का। नेक्स्ट बात करें ये क्या है, यूएन का एक क्या है, संस्था है। तो यूएन यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरस जो हैं इसके क्या है, महासचिव हैं। महासचिव का है एंटोनियो गुटेरस। यूएन जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना के समय इसमें 50 देश जो थे इसके संस्थापक देश थे, लेकिन 51वां देश जो इसमें हस्ताक्षर किया था वो कौन सा था, पोलैंड था, ये भी याद रखिएगा। और वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के कितने सदस्य देश हैं, तो 193 हैं और 193वां जो देश है वो है दक्षिण सूडान, ये भी याद रखिएगा। एक याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली भारतीय महिला राजदूत कौन बनी थी, तो ये बनी थी विजया लक्ष्मी पंडित। ये भी याद रखिएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था, तो ये भी याद रखिएगा 1945 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी फायरफ पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। उनकी जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फायरफ पूनावाला संस्थापक हैं और अध्यक्ष भी हैं। और कोविड-19 के दौरान एक क्या अच्छा कार्य करने के लिए और सहयोग करने के लिए उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एक वैक्सीन बनाई गई है कोविड-19 के लिए और वो क्या है, कोविशील्ड, जो कि काफ़ी लोगों की जान बचाने में कारगर सिद्ध हुई है कोविशील्ड। और टीका अभी इसी के रूप में आयोजित किया जा रहा है, इसी का लगाया जा रहा है कोविशील्ड का। तो इस समाज के लिए बेहतर कार्य करने के लिए फायरफ
पूनावाला को दिया जा रहा है लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का। नेक्स्ट बात करें कि 1983 में यह पहली बार दिया गया था लोकमान्य तिलक पुरस्कार। लोकमान्य तिलक जी के बारे में बात करें तो इनकी पुण्य तिथि बनाई जाती है 1 अगस्त को और इसी दिन घोषणा किया गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार की। नेक्स्ट बात करें कि गांधी जी द्वारा इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया था लोकमान्य तिलक को। ये भी अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड किसने जीता है? तो राइट आंसर जगह विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड ऑप्शन ए आनंद राधाकृष्णन ने जीता है। ऑप्शन बी की बात करें तो अंजलि भारद्वाज, इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रवि गायकवाड़ जी की बात करें तो इन्हें हाल ही में विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेंद्र कुमार भंडारी की बात करें तो इन्हें हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ई रूपी लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ई रूपी लॉन्च किया गया है। ई रूपी क्या है? तो डिजिटल पेमेंट करने के लिए एक क्या है, कंटेक्ट लेस और कैशलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है ई रूपी। ई रूपी के माध्यम से पैसा भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच तक ही सीमित रहेगा। इसमें किसी भी तीसरे बिचौलिए का क्या रहेगा, इंटरफेयर नहीं रहेगा। इससे जो गवर्नमेंट में जो भी पेंशन आते हैं और लेने जाते हैं जो भी नागरिक, तो उनसे रिश्वत की मांग की जाती है। तो इस तरह के रिश्वत में काफ़ी गिरावट आएगी इस ई रूपी के लॉन्च होने से। नेक्स्ट बात करें कि इसके फायदे क्या होने वाले हैं, तो ई रूपी लॉन्च होने से ही जैसे गवर्नमेंट है वो सीधे क्या किसानों और या गरीबों के खाते में डायरेक्ट राशि ट्रांसफर कर सकती है बिना किसी बिचौलिए के माध्यम से। नेक्स्ट बात करें कि इसमें सीधे जो बेनिफिशियरी है उसको डायरेक्ट अकाउंट में लाभ मिल जाएगा इस ई रूपी के लॉन्च होने से। तो काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाला है यह ई रूपी। ई रूपी का जो विकसित किया गया है यह किया गया है NPCI के द्वारा, मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको विकसित किया गया है ई रूपी को। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें।